everyone, welcome back to my channel SST by Suruchi. Today we are continuing again with the same chapter of history, print culture and the modern world. And in this video we are starting this 8th part, new forms of publications. Students, for this video, for this class, the bullet points are new forms of publication, impact of publication on Indian readers, introduction of new literary forms, a new visual culture began in 20th century, publishing of cartoons and caricatures, women and print, conservative Hindu and Muslim families' reaction towards women education, about Rash Sundari Devi, rebellious women writers, large segment of print devoted to women from 1870s. So students, today's topic is very much modern as per the reference. Okay, so we are going to start this new forms of publication. Before starting the explanation, I'm giving you a reminder to have your NCERT book, pen, pencil or highlighter to highlight your own important points for your better answer framings. Okay, चलिए पढ़ते हैं. न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, जैसा कि इस टॉपिक से ही क्लियर है, यानी पब्लिकेशन में जिस तरह की बुक्स प्रिंट हो रही थी उस पब्लिकेशन में नए फॉर्म्स, न्यू काइंड्स ऐड ऑन हो गए. ठीक है, देखते हैं कि किस बारे में बात हो रही है. फर्स्ट पैराग्राफ, प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग. जो भी प्रिंट हो रहा था, अभी तक हम लोगों ने राइटिंग जो भी चल रही थी उसके बारे में कम पढ़ा है, रीडिंग के बारे में ज्यादा पढ़ा है कि लोग रीडिंग में इंटरेस्टेड थे. अब यहाँ बात हो रही है उस रीडिंग से इंस्पायर होकर के, यानी प्रिंट ने पहले तो रीडिंग मेनिया जनरेट किया, अब कह सकते हो कि ये एक राइटिंग मेनिया था. लोग इतना ज्यादा मोटिवेटेड थे कि प्रिंट की वजह से एक नई एपेटाइट, एक नई भूख पैदा हो गई थी लोगों के अंदर नई तरीके की चीजों को लिखने की. ठीक है, एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, they wanted to see their own life experiences, emotions and relationship reflected in what they read. लोगों के एपेटाइट यानी लोगों की रीडिंग में एक नई चीज ऐड हो गई थी. क्या कि वो क्या पढ़ना चाहते थे, अपनी जैसी जिंदगी को वो पढ़ना चाहते थे, यानी कि वो रिलेट करना चाहते थे कि जिस हीरो को पढ़ रहे हैं, जिसकी कहानी पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ, उसके एक्सपीरियंस, उसके इमोशंस, उसकी रिलेशनशिप्स ऐसी हो जिसमें उनका अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती हो. उस चीज को पढ़ने में लोगों को ज्यादा मजा आता था. द नॉवेल, अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप. नॉवेल वर्ड आपने सुना होगा, उपन्यास हिंदी में कहते हैं. नॉवेल एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म था जिसका डेवलपमेंट बेसिकली हुआ तो यूरोप में था, आइडियली क्रिएटेड टू दिस नीड. अब नॉवेल्स ने लोगों की इस नीड को पूरा किया कि लोग अपनी जिंदगियों को अपने हीरो में अपनी जिंदगी देखना चाहते थे, अपनी एक्ट्रेस में. ये जो मेन नायिका है उस नॉवेल की, ये नायक है उस नॉवेल का, उसको अपनी लाइफ को देखना चाहते थे. तो उनकी ये नीड जो थी वो नॉवेल ने पूरी करी. एक लंबी चौड़ी कहानी होती थी, बड़े किस्से होते थे, रिलेशनशिप, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, सब कुछ मिलता था नॉवेल में. It soon acquired distinctively Indian forms and styles. नॉवेल बेसिकली हुआ तो डेवलप यूरोप में था, बट जैसे ही इंडिया में आया, फेमस हुआ ये लिटरेरी फॉर्म, वैसे ही इसने एक इंडियन फॉर्म बना लिया. यानी कि इंडियन नॉवेल्स का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, लोगों के टाइप के नॉवेल्स होने लगे. ठीक है, फॉर रीडर्स इट ओपनड अप न्यू वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस and gave a vivid sense of the diversity of human lives. अब नॉवेल पढ़ना, यानी नॉवेल में जो कहानियां होती थी वो कहानियां पढ़ने वालों को एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस कराती थी. यानी कई डायमेंशंस उनको मिलते थे लाइफ के बारे में पढ़ने को. एक अलग सेंस वो पढ़कर डेवलप होता था कि कितनी डाइवर्सिटी है लोगों की जिंदगी में. हम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास की ज़िंदगियों के बारे में जानते हैं, बट जब हम किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, दूसरे और लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ते हैं, कोई पोइट्री पढ़ लेते हैं, तो हम कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं और हमको लगता है अच्छा ऐसा भी क्या कोई फील करता है या ऐसा भी होता है क्या किसी के साथ. तो वही यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस मिलने लगा.
इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो नॉवेल यहाँ से बहुत फेमस होना शुरू हो गई। सेकेंड पैराग्राफ, अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड। देखो सबसे पहले किसके बारे में बताया, द नॉवेल्स। कौन सा लिटरेरी फॉर्म है, नॉवेल। अब उसके अलावा भी जो लिटरेरी फॉर्म्स थे वो कौन कौन से थे, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। लिरिक्स का मतलब आप ले सकते हो पोएम्स से, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज जो कि बेस्ड होते थे सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पे। ये भी लिटरेरी फॉर्म्स थे, लोग इसे भी पढ़ना एंजॉय करते थे। इन डिफरेंट वेज they reinforced the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shaped such things. अच्छा, ये जो लिटरेरी फॉर्म्स थे ना, ये डिफरेंट तो थे, और इनका काम क्या था, काम कह सकते हो, या इनकी वजह से क्या आया, इन लिटरेरी फॉर्म्स ने एक नया एनफोर्समेंट दिया, एक नया एम्फेसिस दिया, एक नया दबाव डाला ह्यूमन लाइफ के बहुत ही इंटीमेट फीलिंग्स पर। मतलब इतनी अंदरूनी फीलिंग्स जिनको जनरली लोग मुंह से बोलकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बट इन लिटरेरी फॉर्म्स ने उनको लिख कर एक्सप्रेस करने की पावर दे दी, फोर्स दे दी। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे सोशल रूल्स के बारे में हो। कई ऐसे सोशल रूल्स थे जिनसे राइटर्स जब सहमत नहीं होते थे, चाहे वो फीमेल राइटर्स थी या मेल राइटर्स होते थे, तो उनकी असहमति उनके उनके रिटन वर्क में दिखाई देती थी कि कैसे वो सोसाइटी की किसी चीज से असहमत हैं और उसके ऊपर उन्होंने लिख कर बयान किया अपना मतलब विरोध। ठीक है, या पॉलिटिक्स में उनको किसी चीज से आपत्ति है तो उन्होंने लिख कर उसको बयान किया। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, बाय द एंड ऑफ द 19th century a new visual culture was taking shape। यहाँ पे एंट्री होती है विजुअल कल्चर की। ठीक है, विजुअल कल्चर मतलब जिसको हम देख सकते हैं। अब आप कहोगे देख सकते हैं मतलब क्या पेंटिंग जैसी कोई चीज हो रही है? हाँ, कई बार कुछ पेंटिंग्स, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में एक स्टोरी को डिपिक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो आप कहानी बता रही है, सीन बता रही है, उसको देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा इसमें ये चीज हो रही है, ये घटना घटी है। ठीक है, तो इस टाइम में एक न्यू विजुअल कल्चर 19th सेंचुरी में, मतलब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी या कह सकते हो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से पहले ही विजुअल कल्चर आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था। With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be easily reproduced in multiple copies। अब अच्छा खासा प्रिंटिंग प्रेस तो स्टैब्लिश हो ही चुका था, तो विजुअल इमेजेस को भी मार्केट में आने में या रिप्रोड्यूस होने में, मल्टीपल कॉपीज बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पेंटर्स लाइक, यहाँ पे देखो क्या वर्ड आया है, पेंटर, यानी कि ये विजुअल इमेजेस, वही चित्रण जैसे बगल में पेंटिंग दी हुई है। ठीक है, अब सपोज करो कि जैसे आप कुछ स्टोरीज को बेसिकली जानते हो बचपन से, कृष्णा जी का स्टोरीज है, राम जी की कोई स्टोरी है, एक फोटो बना हुआ है और उस फोटो को देख के आपको लगभग आधे से ज्यादा स्टोरी समझ में आ जाती है। कुछ ऐसी पेंटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फेमस पेंटर्स उस समय जैसे एग्जाम्पल दिया है, पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा एक पेंटर थे जिन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस करी। पुअर वुड engravers who made wood blocks set up shop near the letterpresses and were employed by printing shops, print shop। अच्छा, पहले जो पेंटिंग हुआ करती थी उसका भी लगभग तरीका अभी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसा था। एक बार सांचा बना लो और लेटर प्रेसेस के जरिए उसको प्रिंट शॉप के आसपास काम मिल जाएगा और उसकी प्रिंटिंग का काम चलता रहेगा। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स easily available in the bazaar could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work। पहले के टाइम में कैलेंडर बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, कैलेंडर आज भी इंपॉर्टेंट है, बट अब आपको कम दिखेगा ट्रेंड कि कैलेंडर से कोई घर सजा रहा है। ये मिल जाएगा आपको, देखा होगा आपने, कोई एक बढ़िया सी पेंटिंग बनी होती है और उसके नीचे उस साल की पूरी
मंथली डेट्स वगैरह लिखी होती हैं, हॉलीडेज, वही कैलेंडर होता है। तो उस टाइम में कैलेंडर्स बड़े फेमस थे। चीप प्रिंट्स होते थे, अच्छी पेंटिंग या पिक्चर बनी होती थी, इजीली अवेलेबल होते थे, रिच से लेकर पुअर तक सब खरीद सकते थे अपने घर, वर्क प्लेस की दीवारों को डेकोरेट करने के लिए। पेंटिंग की पेंटिंग मिलती थी और उनको डेट्स और दूसरी चीज़ों की डिटेल्स भी उसमें मिल जाती थी। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, and society and culture. अभी जो प्रिंट्स थे, ये किस बारे में चित्र प्रिंट करते थे, कैसी पिक्चर लगाते थे, सबके बारे में। कुछ मॉडर्न होती थी, कुछ ट्रेडिशनल होती थी, रिलीजन की होती थी, पॉलिटिक्स की होती थी, सोसाइटी और कल्चर की होती थी। हर तरह की प्रिंटिंग, हर तरह की कह सकते हो पिक्चर उन कैलेंडर्स पर फेमसली प्रिंट की जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। By the 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues. अब 1870s आते आते एक और नई चीज फेमस होने लगी, वो था क्या? कैरिकेचर्स बनाना और कार्टून्स बनाना। ठीक है, अभी तक कार्टून नहीं था, धीरे पहले राइटिंग हुई, रीडिंग हुई, फिर प्रिंट में विजुअल प्रिंटिंग्स आई। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या हो गया? कैरिकेचर, यानी कुछ मॉकिंग करते हुए कुछ कार्टूनिश कैरेक्टर्स बनाना। ठीक है, तो कार्टून्स भी प्रिंट होना शुरू हो गए जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, कमेंटिंग ऑन। अब ये कार्टून्स का मोटिव क्या होता था? कार्टून के जरिए एक कॉमिक चित्र बना करके सोसाइटी या पॉलिटिकल सिनेरियो की किसी भी टॉपिक पर एक सरकाज़म देना, ये इनका बेसिक एम होता था। जैसे मैं आपको आज के ज़माने से जोड़ के बताऊँ, तो जैसे आपने एनिमेशन में देखा होगा, आता है ना, ओ माय गॉड करके आता है न्यूज़ चैनल्स में, या आपने देखा होगा अमूल का एक लोगो होता है, उसका एनिमेशन बनता है, न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होता है। ठीक है? तो इस तरह से कुछ कार्टून और कैरिकेचर्स बनने भी शुरू हुए 1870s में। सम कैरिकेचर्स रिडिकल्ड, रिडिकल्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ridiculed the educated Indians' fascination with Western taste and clothes, while others expressed the fear of social change. कार्टून और कैरिकेचर्स बना करके उन एजुकेटेड इंडियंस का मजाक उड़ाया जाता था, जिनको वेस्टर्न कल्चर के फूड, क्लोथ्स, लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। मज़ाक यूँ उड़ाया जाता था कि जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा है, आप उन्हीं से इतना प्रभावित हो, इंस्पायर हो कि उनके जैसे कपड़े पहन रहे हो, उनके जैसा खाना खा रहे हो, उनके जैसी लाइफ स्टाइल चाहते हो, बट एक्चुअली हो तो आप भी उनके ही गुलाम। ठीक है? तो कुछ कैरिकेचर्स मज़ाक उड़ाते थे ऐसे एजुकेटेड इंडियंस का, जबकि कुछ कैरिकेचर्स होते थे जिनको ये डर था कि सोसाइटी में इतना ज़्यादा जो चेंज आ रहा है, ये ठीक नहीं है। तो अपने कैरिकेचर्स के ज़रिए वो अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। दे वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इम्पीरियल रूल। अब ये जो कैरिकेचर्स थे ना, ये सिर्फ इंडियंस का ही मजाक नहीं उड़ाते थे, ये इंपीरियल कैरिकेचर्स भी थे जो नेशनलिस्ट को भी टारगेट करते थे। नेशनलिस्ट कार्टून ऐसे भी बनाए जाते थे जो इंपीरियल रूल को भी क्रिटिसाइज करते थे। इंपीरियल रूल मतलब कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल को भी क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, होप आपको यहाँ तक पेज से पूरा समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं 8.1 वुमेन एंड प्रिंट। अब देखो, यहाँ पे जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ये है डेफिनेटली इंडियन वुमेन के बारे में, कि क्या इंडियन वुमेन की लाइफ पर इस प्रिंट का यानी रीडिंग का तो इम्पैक्ट था ही था, क्या राइटिंग का भी इम्पैक्ट हुआ, या रीडिंग से वो राइटिंग की तरफ बढ़ी तो लोगों का क्या रिएक्शन था, या अगर एजुकेशन की बात आए तो वुमेन की कंडीशन क्या थी। ये सारी चीजें हम लोग इस 8.1 सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, lives and feelings of women begin to be written in particularly vivid and intense ways। ठीक है, खास करके महिलाओं की जिंदगी और उनके फीलिंग्स के बारे में जो राइटिंग हो रही थी, जो लोग लिखते थे, वो बहुत ही डिफरेंट होता था, बहुत ही इंटेंस होता था। अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ तो मुझे
मिस्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स बेहद बेहद पसंद है, क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है उनकी राइटिंग के बाद कि एक मेल होकर के उन्होंने एक फीमेल लाइफ को इतना अच्छा कैसे महसूस करके लिखा। ठीक है, तो यही बात है कि महिलाओं की जिंदगी को बहुत विविड और इंटेंस तरीके से लिखा जाने लगा। वुमेन्स रीडिंग therefore increased enormously in middle class homes. मिडिल क्लास घरों में रहने वाली महिलाओं की रीडिंग इम्प्रूव हो गई, यानी कि इंक्रीज भी हो गई। उन्हें खाली वक्त है तो उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ना अच्छा लगता था। लिबरल husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up in the cities and towns after the mid 19th century. देखो, लिबरल मिडिल क्लास में भी जो लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स थे, क्योंकि ये वही टाइम था जब वुमेन वर सब्जेक्टेड टू बी अंडर हस्बैंड और फादर। ठीक है, तो जो लोग लिबरल थे, जो थोड़े खुले विचारों के थे, ऐसे हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को अलाउ किया पढ़ना, पिता ने अपनी बेटियों को अलाउ किया पढ़ना। जब उनके शहर में या टाउन में स्कूल खुले गर्ल्स के लिए, तो उन्होंने स्कूल भी भेजा उनको मिड 19 सेंचुरी के आसपास, यानी कि पढ़े। उनको पसंद था कि उनकी घर की लड़कियां, बहुएं, पत्नी पढ़े। ठीक है, मैनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन। बड़े सारे जर्नल्स भी ऐसे थे जिनको वुमेन ही लिखती थी, और लिखती थी तो क्या एक्सप्लेन करती थी, एंड एक्सप्लेन व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। वुमेन खुद अपनी ही एजुकेशन की वकालत करती थी और इस बारे में लिखती थी कि महिलाओं को एजुकेटेड क्यों होना चाहिए। They also carried a syllabus and attached suitable writing matter which could be used for home-based school. इस बारे में भी बात करती थी वो लिखने वाली महिलाएं कि कैसा सिलेबस लड़कियों के लिए या औरतों के लिए होना चाहिए, कैसे सूटेबल रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो अपनी घरेलू सिचुएशन में रहकर भी स्कूलिंग कर सकें। मतलब पढ़ाई वो करें, भले ही घर में रहें, मगर उनको पढ़ने लिखने के मौके मिलने चाहिए। इस बात को वुमेन की एडवोकेट करती थी। पर नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। ऊपर के पैराग्राफ में तो बात हुई ना कि जो लिबरल थे परिवार, वो प्रमोट करते थे वुमेन एजुकेशन को, बट सारे परिवार तो लिबरल्स नहीं थे। कंजर्वेटिव हिंदूज believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupt by reading Urdu romance। अजीब सा सेंटेंस है, बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये उस जमाने की सच्चाई थी। जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी, कंजर्वेटिव फैमिलीज थी, हिंदूज में उन परिवारों का मानना ये था कि अगर लड़की पढ़ी लिखी हो जाएगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी, विडो हो जाएगी। और मुस्लिम्स कंजर्वेटिव फैमिलीज ऐसा मानती थी कि अगर महिला उर्दू रोमांसेस को पढ़ लेगी तो वो करप्ट हो जाएगी, यानी कैरेक्टरलेस हो जाएगी। ठीक है, क्या लॉजिक था, गॉड नोज, या क्या सिनेरियो था, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बहुत अजीब सी लाइन है। समटाइम्स लिबरल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन। अब ये सब जो पाबंदियां लगती थी ना महिलाओं पर, लड़कियों पर, कुछ रिबेलियस वुमेन थी जिन्होंने उसका विरोध भी किया कि ये कैसी पाबंदी है कि हम पढ़ नहीं सकते इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है। ठीक है, वी नो द स्टोरी ऑफ अ गर्ल in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu। एक कहानी किसी भी फैमिली की हो सकती है, किसी भी मुस्लिम फैमिली की जो कंजर्वेटिव है, वहाँ पे लड़कियां क्या करती थी नॉर्थ इंडिया में, सीक्रेटली पढ़ना लिखना सीखती थी उर्दू से, सीक्रेटली। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान which she did not understand। परिवार चाहता था कि केवल अरेबिक कुरान पढ़े, लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ना सीखें तो कुरान पढ़ना सीखें, इसके अलावा उनको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। So she intended on learning to read a language that was her own। ठीक है, तो जनरली लड़की क्या करती है कि अपनी भाषा को एटलीस्ट सीखने की इच्छा जाहिर करती है कि मैं उसको पढ़ूं जरूर। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यहाँ पे बंगाल की एक लड़की का एग्जाम्पल दिया गया है जिनका नाम है रश सुंदरी देवी। ठीक है, ये अर्ली 19th सेंचुरी की
लेडी है ईस्ट बंगाल की। अ यंग मैरिड गर्ल इन हर वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। रस सुंदरी देवी, ये वो लेडी थी, बहुत ही यंग एज की लेडी थी, शादीशुदा थी, ऑर्थोडॉक्स इन लॉज थे उनके। खुद उनका अपने फादर का जो घर था वो भी ऑर्थोडॉक्स थे। पढ़ने लिखने का शौक इतना था, जुनून इतना था कि उन्होंने अपने किचन में सीक्रेटली पढ़ना लिखना सीखा। किसी न किसी डेफिनेटली मदद की होगी उनकी पढ़ने लिखना सीखने में। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जब ठीक-ठाक पढ़ लिख गई तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी जिसका नाम रखा अमर जीवान। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इट्स अ वेरी शॉर्टली क्वेश्चन है। ठीक है, रस सुंदरी देवी कहाँ की है? ईस्ट बंगाल की। उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवान, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. ठीक है, अब ये जो सीक्रेटली पढ़ी लिखी लेडी थी, उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी अपने आप में एक लेजेंड बन गई। क्या, क्यों लेजेंड थी? इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सिंस social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, there was also an interest in what women would have to say about their own lives. बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हो चुके थे, नॉवेल्स में लिखा जा रहा था। इसकी वजह से लोगों को वुमेन की लाइफ और इमोशंस में बहुत इंटरेस्ट था। मगर अब लोगों को ये लगने लगा कि वुमेन खुद अपनी लाइफ के बारे में क्या महसूस करती हैं। वो महिलाओं की ज़बान में लोग जानना ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड थे कि कोई लेडी खुद लिखे कि वो क्या महसूस करती है अपने बारे में, दुनिया के बारे में। From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they serve. जैसे कैलाश बाशिनी देवी, ये भी बंगाली वुमेन थी जिन्होंने अपनी जैसी महिलाओं के बारे में लाइफ एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया अपनी राइटिंग्स में, अपनी बुक्स में। किन बातों में लिखा? कि वुमेन कैसे अपने घरों में कैद रहती है इन द नेम ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट। उनको घर में कैद कर दिया जाता है, सो दे आर लाइक इम्प्रिजन्ड एट होम। कैसे उनको उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, कैसे उनको ज़बरदस्ती घरेलू काम में एक डोमेस्टिक लेबर की तरह झोंक दिया जाता है, कैसे जिनकी वो सेवा करती हैं वही लोग उनके साथ अन्याय करते हैं। तो इन सब बारे में कैलाश बाशिनी देवी ने अपनी किताबों में लिखा। इन द 1880s, in present-day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। ठीक है, 1880s में महाराष्ट्र की फेमस राइटर्स हुई ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। उन्होंने बहुत अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए इनके बारे में लिखा। अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली अगर वो विडो हैं, तो कैसे उनकी लाइफ ये सोसाइटी मिजरेबल बना देती है। इतनी बदतर जिंदगी है उन स्पेशली विडोज की। ये एक्सप्रेस किया ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में। A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulation। एक तमिल नॉवेल में एक महिला एक्सप्रेस करती है कि पढ़ना किसी महिला के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या महत्व रखता है। जबकि सोसाइटी हर चीज पर इतना रेगुलेशन लगाती है, तो रीडिंग करना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसने ऐसा एक्सप्रेस करते हुए लिखा, फॉर वेरियस रीजंस माई वर्ड इज स्मॉल। कहती है बड़े कारण हैं, मेरी दुनिया बहुत छोटी है। मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। कहती है मेरी दुनिया इतनी छोटी है, बड़े रीजंस हैं, मगर मेरी जिंदगी की आधी खुशी मुझे किताबों से मिलती है।
इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि जो घरों में बंद लेडीज थी, बंद क्या मतलब ताला नहीं लगा होता था, बंद मतलब कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ज्यादा बात नहीं कर सकते, कोई एक्सपोजर नहीं है, आप जॉब नहीं करते, तो अगर महिलाएं एक ही जैसे रूटीन में जिंदगी काट रही हैं, तो लिखती हैं कि लाइफ की आधी से ज्यादा खुशी, सेटिस्फैक्शन मुझे केवल किताबों को पढ़कर मिलती है। तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि रीडिंग उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। While Urdu, Tamil, Bengali, and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from 1870s। ठीक है, यानी कि इस लाइन से ये पता चलता है कि हिंदी प्रिंटिंग सबसे देर में सीरियसली प्रिंट होना शुरू हुआ। उससे पहले सबसे ज्यादा फेमस क्या हो चुका था? उर्दू भाषा की प्रिंटिंग, तमिल, बंगाली, मराठी। ठीक है, हिंदी एग्जिस्टेंस में सीरियसली कब से आनी शुरू हुई? 1870। Soon a large segment of it was devoted to the education of women। अभी जो हिंदी में प्रिंट होना शुरू हुआ, इसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा सेगमेंट वुमेन की एजुकेशन को डिवोटेड था। इन द अर्ली 19th century, journals written for and sometimes edited by women। अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सारे जर्नल्स थे, ज्यादातर वुमेन ने लिखे होते थे या उन्होंने एडिट किए होते थे, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे उस टाइम में। दे डिस्कस्ड इश्यूज लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। अब इसमें बात किस बारे में होती थी? वुमेन एजुकेशन के बारे में, जो उस समय विधवाओं की स्थिति थी उसके बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, या नेशनल मूवमेंट। Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels। अच्छा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गंभीर चीजों पर ही बात होती थी। बहुत सी राइटिंग्स ऐसी थी, मैगजीन्स ऐसी थी जो घरेलू चीजों पर भी लिखी जाती थी, फैशन सेंस सिखाती थी वुमेन को, एंटरटेनमेंट देती थी शॉर्ट स्टोरीज के जरिए, और ऐसी नॉवेल्स जिसके सीरियल होते थे, यानी कि एक हिस्सा नॉवेल का प्रिंट हो गया, अभी कहानी बाकी है, दूसरा हिस्सा अगली नॉवेल में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंटरटेनिंग चीजें एडेड थी। इन पंजाब टू a similar folk literature was widely printed from the early 20th century। ऐसा ही कुछ लिटरेचर, फोक लिटरेचर पंजाब में भी प्रिंट हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। राम चड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ। अच्छा, वहां पे ना पंजाब में एक राम चड्ढा पब्लिकेशन हाउस के ओनर थे, उन्होंने पब्लिश किया कि वो किताब बहुत बिकी। किताब का नाम था स्त्री धर्म विचार। ठीक है, अब ये किताब सिखाती क्या थी कि महिलाओं को एक ओबीडियंट वाइफ कैसे होना चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज। एक और खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी थी जो लगभग इसी से मिलती जुलती बातों की चीप बुकलेट्स पब्लिश करती थी। मतलब महिलाओं को अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, एक अच्छी स्त्री कैसे होना चाहिए, इस पर किताबें लिखी जाती। Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman। ज्यादातर जो प्रिंटिंग में कहानियां होती थी ना, वो लगभग डायलॉग जैसी होती थी कि कैसे एक महिला को हम अच्छा माने, क्या होना चाहिए उसके अंदर क्वालिटी जो हम उसको अच्छा माने। In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batala, was devoted to the printing of popular books। ठीक है, बटाला नाम की एक जगह थी बंगाल के सेंट्रल कैलकाटा में, जो लगभग पॉपुलर किताबों की प्रिंटिंग को ही डिवोटेड, सबसे ज्यादा किताबें वही प्रिंट होती थी। Here you could buy cheap editions of religious tracts and scriptures as well as literature that was considered ऑब्सेंस एंड स्कैंडलस। ये वो जगह थी जहाँ पे आप सब तरह की रिलीजियस किताबें, स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर, ऐसा लिटरेचर भी पढ़ सकते थे जो जनरली मार्केट में नहीं मिलता था, थोड़ा सा स्कैंडलस था। ठीक है, कंट्रोवर्सी थी इन चीजों पे, वो भी यहाँ पे किताबें मिलती थी। बाय द लेट 19th century, a lot of these books were being
profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs. लेट 19th सेंचुरी में जो बुक्स थी वो भी मतलब डेकोरेट भी अच्छी की जाती थी, जो महंगी किताबें होती थी वुडकट से उनको और ब्यूटीफाई किया जाता था, कलरफुल लिथोग्राफी की जाती थी उनके ऊपर ताकि वो बुक्स अट्रैक्टिव दिख सके। Peddlers took the Batala publications to home, enabling women to read them in their leisure time. ठीक है, पेडलर्स यानी कि जो पैदल किताबों को इधर से उधर बेचने के लिए जाते थे लोग, तो बटाला पब्लिकेशन की किताबों को घर घर तक सेल करने जाते थे ताकि घर में बैठी हुई जो लेडीज हैं वो अपने लेजर टाइम में उन किताबों को पढ़ सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना पोर्शन आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसके आगे का जो कंटेंट है यानी कि 8.2 ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सफिशिएंट वीडियो हो चुका है। इतना आप पढ़ के रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड है उसके साथ इसे शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो जो कि इस चैप्टर का होगा, इसमें हम लोग कवर करेंगे 8.2 और लास्ट 9th पार्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।